हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th का चैप्टर 13 एमीन। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिकों के अंतर्गत आता है ये समूह। तो आज का जो चैप्टर है उसका नाम है एमीन, है ना। तो सबसे पहले हम इस एमीन समूह का इंट्रोडक्शन या इसकी सामान्य जानकारी का अध्ययन करते हैं। एमीन जो क्रियात्मक समूह होता है वो नाइट्रोजन युक्त क्रियात्मक समूह होता है, यानी इसमें कार्बन हाइड्रोजन के अतिरिक्त नाइट्रोजन समूह भी पाया जाता है। एमीन समूह जो होते हैं वो प्रकृति में बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। ये प्रकृति में विटामिन, प्रोटीन और हार्मोन्स के रूप में पाए जाते हैं। मतलब ये हमारे शरीर में इन पदार्थों के रूप में मौजूद होते हैं। बहुत सारी जो औषधियाँ होती हैं, दवाइयाँ होती हैं, जैसे बेनाड्रिल नाम की जो दवाई होती है उसमें तृतीयक एमीन पाया जाता है। ऐसे ही बहुत सारे कुछ ऐसे निश्चेतक होते हैं जिनका इस्तेमाल हम लोग सर्जरी के दौरान करते हैं, दंत चिकित्सा में, उसमें द्वितीयक एमीन पाए जाते हैं। मतलब ये जो एमीन्स होते हैं ये सर्वव्यापी है और हमारे शरीर के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। तो एमीन की शुरुआत होती कहाँ से है? एमीन्स जो होते हैं वो मुख्य रूप से अमोनिया के व्युत्पन्न होते हैं, है ना। अमोनिया को तो आप सभी जानते होंगे, अमोनिया के व्युत्पन्नों को एमीन्स कहते हैं। तो अमोनिया की संरचना पहले हम देख लें। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 है ना। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 2s2 2p3, यानी हम कह सकते हैं कि पहले कोश में 2 और दूसरे कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसी प्रकार हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1 ही होता है, यानी इसके बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो देखिए जरा अब इसकी संरचना हम लोग देखते हैं। जो नाइट्रोजन परमाणु है इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4 5, है ना। नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन है, जिनमें से 3 तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है इनको हम कहते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना। यानी इंग्लिश में हम लोग इसको कहते हैं एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म। तो ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इनको छोड़कर बाकी के जो आपके 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये हाइड्रोजन के साथ में सह संयोजक बंध बनाते हैं और साझेदारी का ये बंध यहाँ पे नजर आता है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो आपका अमोनिया है उसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में 3 सहसंयोजक बंध होते हैं और इसमें एक एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म पाया जाता है। ये जो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म, इस एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म की उपस्थिति के कारण इनका नेचर होता है कि इस एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म को ये देते हैं। मतलब ये एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म दाता प्रकृति के होते हैं, इसलिए जितने भी अमोनिया और अमोनिया से संबंधित जो एमीन समूह होते हैं वो सभी कैसे होते हैं? क्षारीय नेचर के। क्यों होते हैं ये क्षारीय नेचर के? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन युग्म दाता की तरह व्यवहार करते हैं। ठीक है, अमोनिया की चूंकि हम लोग बात कर रहे हैं तो अमोनिया में नाइट्रोजन परमाणु के पास एक एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है ना, और बाकी ये कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 3। तो इनमें कौन सा संकरण पाया जाता है? देखो, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो 2 है ना, मतलब एक जोड़ा इलेक्ट्रॉनों का, और बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स 3 हैं। तो 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, कितना हो गया? 3 तो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स और 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल मिलकर कितने हो गए? 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो इनमें जो संकरण होता है वो कौन सा होता है? sp3 संकरण। याद रखना, अमोनिया में sp3 संकरण पाया जाता है और इनकी जो आकृति होती है वो कैसी होती है? पिरामिडीय, है ना। और इनका जो बॉन्ड एंगल होता है वो 107 डिग्री का पाया जाता है, क्योंकि इनके अंदर ये जो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है ये प्रतिकर्षण उत्पन्न करता है। आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा है, VSEPR थ्योरी के अकॉर्डिंग ये थोड़ा सा प्रतिकर्षण उत्पन्न करता है, इसलिए अमोनिया जो होता है वो पिरामिडी आकृति का होता है और 160 डिग्री का बंध कोण दर्शाता है। आप सोच रहे होंगे कि एमीन पढ़ाते पढ़ाते अमोनिया का डिटेल क्यों पढ़ाया जा रहा है? वो इसलिए क्योंकि अमोनिया में जो 3 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं उन तीनों हाइड्रोजन परमाणु को यदि एल्किल मूलक या एरिल मूलक के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाए तो एमीन समूह बन जाते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं एमीन समूह की परिभाषा, है ना। तो हम कहेंगे अमोनिया में 1 हाइड्रोजन या 2 हाइड्रोजन या 3 हाइड्रोजन परमाणु के स्थान पर एल्किल मूलक, है ना, इसको अपन आर कहते हैं, एल्किल मूलक या
एरिल मूलक, एरिल मतलब कि बेंजीन, एल्किल मूलक या एरिल मूलक का प्रतिस्थापन हो जाने पर, प्रतिस्थापन हो जाने पर प्राप्त यौगिक एमीन कहलाते हैं, है ना। तो ये हमने एक तरह से इसकी डेफिनेशन लिख दी। क्या परिभाषा लिखी हमने कि अमोनिया में एक हाइड्रोजन, है ना, ये एक हाइड्रोजन या दो हाइड्रोजन या तीनों ही हाइड्रोजन परमाणु के स्थान पर या तो एल्किल मूलक या एरिल मूलक का प्रतिस्थापन हो जाता है, तो ऐसे यौगिक क्या कहलाते हैं, एमीन कहलाते हैं। ठीक है, तो कैसे प्रतिस्थापन होता है हम लोग देखते हैं। एमीन्स जो होते हैं वो आपके दो प्रकार के होते हैं। एमीन दो प्रकार के कौन से, एक होते हैं एलिफेटिक एमीन और एक होते हैं एरोमेटिक एमीन। ठीक है, लेकिन एलिफेटिक और एरोमेटिक के अलावा हम इसमें संख्या के आधार पर, एल्किल मूलकों की संख्या के आधार पर इसको हम तीन भागों में डिवाइड करते हैं। प्राथमिक एमीन, प्राथमिक एमीन कैसे होंगे पता है, ये देखो मैं आपको यहाँ पे समझाती हूँ। जैसे नाइट्रोजन परमाणु है ना, और इससे 3 हाइड्रोजन परमाणु है। अगर मैंने क्या किया, एक H को हटा के उसके स्थान पे R रख दिया, तो प्राथमिक एमीन का सूत्र होता है RNH2, है ना। या जैसे ही मैंने आपके सामने एल्किल एमीन रखा हुआ है, आप R के स्थान पर ArNH2 भी लिख सकते हो, है ना। तो ये प्राथमिक एलिफेटिक एमीन है और ये प्राथमिक एरोमेटिक एमीन है। ठीक है, R रखने पर क्या कहा जाएगा इसको, प्राथमिक एलिफेटिक एमीन। एलिफेटिक का मतलब होता है जिसमें R के स्थान पर मेथिल एथिल प्रोपिल ब्यूटिल इस तरह से हाइड्रोकार्बन्स रखे जाते हैं। और यदि हमने यहाँ पे ArNH2 रख दिया तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसको हम कहेंगे प्राथमिक एरोमेटिक एमीन। ठीक है, बस ये आपको ये मुख्य अंतर बताना था। तो प्राथमिक एमीन समझ में आ गया आपको, है ना। प्राथमिक एमीन की संरचना कैसी होगी, एक R और 2 हाइड्रोजन परमाणु, है ना। द्वितीयक एमीन, द्वितीयक एमीन में क्या करना है आपको, एक H और हटाकर उसके स्थान पे R रख देना है। तो जो आपका द्वितीयक एमीन है उसका सूत्र कैसा होगा देखते हैं। द्वितीयक एमीन का सूत्र ऐसा होता है R2NH, है ना। मतलब एक नाइट्रोजन परमाणु है जिसकी 2 संयोजकता तो एल्किल मूलक से संतुष्ट है और एक हाइड्रोजन से संतुष्ट है। अच्छा, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, द्वितीयक एमीन को हम ऐसे भी लिखते हैं RNHR, ये तरीका भी हो सकता है ना। ये प्राथमिक एमीन, ये द्वितीयक एमीन, और जो आपका तृतीयक एमीन होगा, तृतीयक एमीन, तृतीयक एमीन में क्या कर दिया जाएगा कि तीनों ही एल्किल मूलक हाइड्रोजन का स्थान ले लेते हैं। मतलब नाइट्रोजन परमाणु की जो तीनों संयोजकताएं होती हैं वो एल्किल मूलक द्वारा संतुष्ट होती हैं। तो एल्किल मूलकों की उपस्थिति के आधार पर, या ये कह लो कि हाइड्रोजन परमाणु के स्थान पर प्रतिस्थापन करने के कारण इसको हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं, प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन, तृतीयक एमीन। अच्छा, इन तीनों ही एमीन में कॉमन फैक्टर होगा कि सबके पास में एक एक एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म जरूर पाया जाता है और ये एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म दाता की तरह कार्य करते हैं, इसलिए सभी एमीन क्षारीय होते हैं। एक नंबर में प्रश्न आता है कि एमीन की प्रकृति कैसी होती है, तो एमीन की प्रकृति कैसी होगी, क्षारीय होती है ना। ये बात याद रखना, एमीन की प्रकृति क्षारीय होती है। ठीक है, तो ये मैंने आपको एमीन का वर्गीकरण बताया, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बताया। इसके अलावा हमने एमीन की संरचना भी देख ली। अब जैसे यहाँ पे आपने अमोनिया बना रखा है, आपको अगर कोई कहे कि भैया प्राथमिक एमीन की संरचना बनाइए, तो बिल्कुल आप R रख दो, संरचना बिल्कुल ऐसी होगी। द्वितीयक एमीन कहा जाए तो ये हो गया आपका द्वितीयक एमीन, और अगर तृतीयक एमीन की बात की जाती है तो ये आपका तृतीयक एमीन। ठीक है, अच्छा, एरोमेटिक एमीन की यदि हम लोग बात करते हैं तो वहां पर हम C6H5NH2 लिख सकते हैं, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग के साथ में हम लगा देंगे NH2, है ना। तो एमीन का इंट्रोडक्शन हो चुका है, संरचना हो गई, वर्गीकरण हो गया। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आज हम लोग पढ़ेंगे, एमीन का IUPAC नामकरण, है ना। तो नामकरण की शुरुआत करने के लिए हम लोग कैसे स्टार्ट करेंगे, हम लोग पहले प्राथमिक एमीन से ही शुरू करेंगे। पहले प्राथमिक एमीन बनाना सीखेंगे, फिर द्वितीयक और फिर तृतीयक एमीन, है ना। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर हेडिंग डालेंगे नामकरण में सूत्र, है ना। उसके बाद में हम लोग लिखेंगे सामान्य नाम, सामान्य नामकरण हम इसको कह सकते हैं, और तीसरे नंबर पे हम लोग लिखेंगे इनका
IUPAC नामकरण, है ना, सामान्य नाम, IUPAC नाम और सूत्र। तो प्राथमिक एमीन से यदि हम लोग शुरुआत करते हैं तो देखिए कॉमन नाम भी मैं आपको बता दूं, प्राथमिक एमीन का सामान्य सूत्र है RNH2। तो जब हम इनका सामान्य नाम लिखेंगे तो R का नाम लिखा जाएगा एल्किल, है ना, और NH2 का नाम क्या लिखा जाएगा, एमीन, एल्किल एमीन। लेकिन जब हम इसका IUPAC नाम लिखेंगे तो IUPAC नाम में क्या हो जाता है कि एल्किल का नाम तो हो जाता है एल्केन, और एल्केन के नाम के अंत में हम लिखते हैं एमीन, तो उसका पूरा नाम पता है क्या हो जाता है, एल्केनामीन, है ना, इसका नाम हो जाएगा एल्केनामीन। या ऐसा भी हो सकता है कि एल्केन 2 एमीन, एल्केन 3 एमीन, एल्केन 1 एमीन, मतलब एमीन के पहले आप अंक लिख सकते हो, या उसको एल्केनामीन भी हम लोग कह सकते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पहले से CH3NH2, है ना, इसका सामान्य नाम क्या होना चाहिए, तो इसका नाम होगा मैथिल एमीन, है ना, सामान्य नाम तो हो गया आपका मैथिल एमीन, लेकिन इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा, मैथिल का तो हो जाएगा मिथेन, और एमीन का हो जाएगा अमीन, मेथेनामीन, है ना, मेथेनामीन या मेथेन 1 एमिनो मिथेन, इस तरह से भी इसका नाम लिख सकते हैं। लेकिन चूंकि एक ही कार्बन इसलिए इसको इस तरह से लिखना ज्यादा आसान माना जाएगा। सेकंड हम लोग देखते हैं, जैसे मान लो अगला मैंने नाम दिया C2H5NH2, है ना, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम होगा एथिल एमीन, और एथिल एमीन का IUPAC नाम क्या हो जाएगा, एथिल एमीन से जैसे मेथेनामीन था वैसे ये क्या हो जाएगा, एथेनामीन, है ना, एथेनामीन। फिर अगला तीसरा C3H7NH2, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपिलएमीन, और प्रोपिलएमीन से इधर नाम क्या बन जाएगा इसका, प्रोपेनामीन, प्रोपेनामीन। अच्छा अब देखिए ये तो हम लोग डायरेक्टली लिखते जा रहे हैं C2H5, C3H7, C4H9, लेकिन यदि हम इनको पूरी श्रृंखला को खोल कर लिख दें, अगर ओपन चेन के रूप में लिखें, खुली हुई श्रृंखला के रूप में लिखें, तो कैसे लिखा जाएगा, तो हमारा चौथा सूत्र है, मैं C2H5 को थोड़ा सा नॉर्मल रूप में लिख के बताती हूँ आपको, 1, 2 और ये NH2, आप इसकी संयोजकता पूरी कीजिए, तो CH3, CH2, NH2। अब इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, ये भी एथिल एमीन है लेकिन ये खुली हुई श्रृंखला है, इसलिए हम इसका नाम लिखेंगे N एथिल एमीन, है ना, क्या नाम हो जाएगा इसका, N एथिल एमीन, और इसका IUPAC नाम क्या होगा, एथेन 1 एमिनो या 1 एमिनो एथेन, हम इसका नाम ऐसे भी लिख सकते हैं, या एथेन 1 एमीन, ये नाम भी इसका हो सकता है। एथेनामीन तो है ना, इसको 1 एथेनामीन तो लिख ही सकते हो आप, 1 एथेनामीन या एथेन 1 एमीन ऐसे भी लिख सकते हैं। एक और देखते हैं अपन, मान लो मैंने अगला नाम लिया, एक CH3, CH2, CH2, NH2। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, अब इसका नाम होगा नॉर्मल प्रोपिल एमीन, है ना, क्या नाम होगा इसका, नॉर्मल प्रोपिल एमीन, और IUPAC नाम क्या हो जाएगा, कितने कार्बन है, 3, तो प्रोपेन, है ना, और प्रोपेन 1 एमीन इसका नाम होगा, या 1 प्रोपेनामीन भी हम इसको बोल सकते हैं, 1 प्रोपेनामीन भी हम इसको कह सकते हैं। अच्छा थोड़ा सा इसमें मैं परिवर्तन करूं, यदि जैसे छठा नाम मैं आपको इस तरह का देती हूँ, 1, 2, 3 और यहाँ NH2 जोड़ दो, है ना, मतलब हमने NH2 की पोजीशन को चेंज कर दिया, ये भी प्राथमिक एमीन के अंतर्गत ही आता है। आप तो बस इतनी सी बात ध्यान रखो कि जिस किसी भी सूत्र में NH2 होगा वो प्राथमिक एमीन होगा, चाहे वो किसी से भी जुड़ा हुआ हो। तो ये भी प्राथमिक एमीन है, ये भी प्राथमिक एमीन है, परंतु ये नॉर्मल प्रोपिल एमीन है, और ये NH2 जो है वो आपकी मुख्य शाखा से अलग हट गया, इसलिए इसका IUPAC नाम हो जाएगा आइसोप्रोपिल एमीन। क्या नाम होगा इसका, आइसोप्रोपिल एमीन, और IUPAC नाम क्या हो जाएगा, जैसे प्रोपेन 1 एमीन है तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन 2 एमीन, है ना, क्योंकि देखो सेकंड नंबर पे NH2 समूह जुड़ा है, या 2 प्रोपेनामीन भी लिख सकते हो आप इसको,
टू प्रोपेनामीन, ऐसा नाम भी इसका लिखा जा सकता है। समझ में आ गया बहुत अच्छी तरह से। और प्रैक्टिस कर लेते हैं अपन। 1 2 3 4 और मान लो मैंने यहाँ NH2 जोड़ दिया और अब हम इसकी संयोजकता पूरी कर दें तो क्या चीज है ये? देखिए कितने कार्बन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन को हम कहते हैं ब्यूटिल, है ना। और NH2 सेकंड नंबर पे जुड़ा है इसलिए इसका सामान्य नाम होगा आइसो ब्यूटिल एमीन। और IUPAC नाम में क्या परिवर्तन हो जाएगा? 1 2 3 4 कार्बन है इसलिए ब्यूटेन लिख देते हैं और सेकंड नंबर पे एमीन जुड़ा है इसलिए ब्यूटेन 2 एमीन या 2 ब्यूटेनामीन, 2 ब्यूटेनामीन। ठीक है, ये अच्छी तरह से समझ में आ चुका है आपको। ये हमने अभी तक प्राथमिक एमीन की ही पूरी कंप्लीट प्रैक्टिस की है। अब हम अगला सूत्र देखते हैं एरोमेटिक एमीन में। आपको बता दूं इसमें, क्योंकि वो भी प्राथमिक एमीन के अंतर्गत आता है, C6H5NH2, है ना, C6H5NH2, या फिर हम इसको बेंजीन रिंग के रूप में भी लिख सकते हैं। ये आपका बेंजीन रिंग और इसके ऊपर लगा दो NH2, है ना, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो सामान्य नाम है फेनिलएमीन तो है, लेकिन एनिलीन नाम से इसको ज्यादा प्रसिद्धि मिली है, इसको कहते हैं एनिलीन। ठीक है, बेंजीन रिंग के ऊपर NH2 हो तो एनिलीन, और IUPAC नाम क्या हो जाएगा? बेंजीन, बेंजीन के ऊपर एमीन, जैसे मेथेनामीन, एथेनामीन, तो ऐसे इसका नाम क्या हो जाएगा? इसको हम कहेंगे बेंजेनामीन। क्या नाम हो जाएगा इसका? बेंजेनामीन। ठीक है, चलो एक और बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। मान लीजिए कि ये मेरे पास एक बेंजीन रिंग है और मैंने यहाँ पे CH3 समूह जोड़ा हुआ है, तो क्या बोलते हैं अगर डायरेक्टली CH3 आ जाता है तो? टालुइन, है ना, इसको हम लोग कहते हैं टालुइन या 2 मेथिल बेंजीन भी कह सकते हैं। और अगर यहाँ हमने NH2 जोड़ दिया, है ना, तो 2 मेथिल एनिलीन तो इसको बोलेंगे ही, या 2 मेथिल बेंजेनामीन बोलेंगे, पर इसका जो स्पेशल नाम है वो है ऑर्थोटालुडीन। नाम याद रखना, इसको ऑर्थोटालुडीन भी कहते हैं। और इस ऑर्थोटालुडीन का एक स्पेशल नाम भी बताया गया है 2 मेथिल एनिलीन। इसको 2 मेथिल एनिलीन भी कह सकते हैं, या इसको 2 मेथिल बेंजेनामीन भी कह सकते हैं। 2 मेथिल बेंजेनामीन या 2 मेथिल एनिलीन, या इसको टालुडिन भी कहते हैं। टालुइन और एनिलीन का मिक्स कर दिया उन्होंने, टालुडीन। तो ये जितने भी आपके सामने 8 और ये 9वां सूत्र जो है, ये सारे प्राथमिक एमीन के मैंने आपको प्रैक्टिस करके बताए हुए हैं। अब प्राथमिक एमीन के बाद अपन अगली प्रैक्टिस करते हैं द्वितीयक एमीन की, है ना। तो द्वितीयक एमीन की प्रैक्टिस करने के लिए क्या करेंगे? कुछ नहीं करना है, बस इसी को आगे बढ़ाते जाते हैं हम। थोड़े से नीचे के सूत्र में कम कर देती हूँ, आप इस अपनी कॉपी में इसको कंटिन्यूअसली लिखेंगे। इनका नामकरण बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। अब अपन द्वितीयक एमीन के नामकरण की बात करते हैं। द्वितीयक एमीन कैसा होता है? द्वितीयक एमीन की पहचान क्या होती है? एक तो 2 बार एल्किल मूलक होता है, NH ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं RNHR, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। अब इसका नामकरण हम लोग कैसे कंप्लीट करेंगे तो देखना, बहुत सिंपल है, ये भी बिल्कुल भी कठिन नहीं है। वही 3 कॉलम में हम लोग इसको कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम द्वितीयक एमीन में R के स्थान पे रखें CH3 NH CH3, है ना। तो इसका सामान्य नाम क्या हो जाएगा? देखो, अगर CH3 NH2 था तो मेथिलेमीन, लेकिन CH3 2 बार है तो डाइमेथिलेमीन नाम हो जाएगा, है ना। इसका सामान्य नाम हो जाएगा डाइमेथिलेमीन, है ना, डाइमेथिलेमीन। लेकिन इसका IUPAC नाम पता है क्या होता है? IUPAC नामकरण में क्या करते हैं कि दोनों में से किसी एक कार्बन को, वैसे एक कम कार्बन और एक ज्यादा कार्बन होता है तब नियम कुछ और हो जाता है। अभी तो फिलहाल अपन क्या करेंगे कि किसी एक कार्बन को कहते हैं मिथेन, और N अगर उसके साथ जोड़ते तो अपन एमीन बोलते हैं, मेथेनामीन ऐसा बोला जाएगा। यानी इतने का नाम तो हम मेथेनामीन कहेंगे। और ये क्या चीज है भाई? ये है मेथिल, और मेथिल N से भी तो जुड़ा है ना, तो इसका IUPAC नाम होगा N मेथिल मेथेनामीन, N मेथिल मेथेनामीन, है ना। और देखो एक और,
C2H5 NH C2H5, इसका क्या होगा सामान्य नाम? दोनों तरफ C2H5 ले लिया तो इसका सामान्य नाम होगा डाई, इस बार क्या है ये एथिल, डाई एथिल एमीन। और डाई एथिल एमीन का IUPAC नाम क्या हो जाएगा? देखो एक का नाम एथिल लिखो और ये एथिल N से जुड़ा है तो इसका नाम हो जाएगा N एथिल, है ना, ये तो हो गया N एथिल। और इतने पूरे को क्या बोलोगे आप? एथेनामीन, इसका नाम हो जाएगा N एथिल एथेनामीन, है ना। अब देखो ये दोनों ऐसे एग्जांपल्स लिए जिसमें दोनों तरफ मैथिल और दोनों तरफ एथिल थे। अब एक ऐसा सूत्र लेते हैं जिसमें दोनों डिफरेंट टाइप के हों। तो जैसे मैंने एक सूत्र लिखा CH3NH C2H5, है ना, CH3NH C2H5, तो क्या इसमें डाइमेथिलेमीन या डाइएथिलेमीन ऐसा कोई शब्द आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि अब एक मैथिल है एक एथिल है। तो मैथिल और एथिल होने पर पहले किसको लिखते हैं अपन? अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से देखते हैं, तो इसका सामान्य नाम हो जाएगा एथिल मैथिल एमीन, एथिल मैथिल एमीन, ये इसका सामान्य नाम है। IUPAC नाम में एक नियम ये हो जाता है, मैंने आपको अभी ऊपर भी बताया था कि अभी दोनों तो एक जैसे हैं तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन जब IUPAC नाम इस तरह के सूत्रों का बोला जाता है तो जो ज्यादा वाला कार्बन है ना उसको तो एमीन के साथ बोलो, मतलब एथेन एमीन एथेनामीन, ये तो एथेनामीन हो गया। और ये क्या चीज अलग से दिख रही है आपको? मैथिल, और मैथिल N से भी जुड़ा है ना, तो इसका IUPAC नाम होगा N मैथिल, और इसको बोलेंगे हम एथेनामीन, N मैथिल एथेनामीन, ठीक है। और प्रैक्टिस करते हैं अपन द्वितीयक एमीन की। एक सूत्र हम लेते हैं CH3CH2NH CH3CH2CH2, है ना, मतलब एक तो मैथिल है और एक प्रोपिल है, ये एथिल है और ये प्रोपिल है ना, एथिल प्रोपिल। और अच्छा ऐसे अगर आपको दिक्कत आ रही हो तो हम डायरेक्टली भी समझ सकते हैं इसको कि C2H5NH C3H7, ये भी द्वितीयक एमीन है ना। द्वितीयक एमीन की पहचान क्या होती है? द्वितीयक एमीन की पहचान ये होती है कि NH होता है और बाकी दो और कोई भी एल्किल मूलक हो सकते हैं। तो ये एथिल है, ये प्रोपिल है, तो इसका सामान्य नाम क्या हो जाएगा? एथिल प्रोपिल, एथिल प्रोपिल एमीन, ठीक है। IUPAC नाम क्या हो जाएगा इसका? दोनों में से बड़ा कौन है? 3 कार्बन वाला, तो इसको तो प्रोपेनामीन लिखेंगे अपन, और ये C2H5 है तो इसको हम लिखेंगे N, C2H5 को लिख देंगे एथिल, और C3H7 प्रोपिल है, प्रोपिल के साथ NH2 जुड़ा हुआ है, मतलब NH समूह जुड़ा हुआ है, तो N एथिल प्रोपेनामीन, N एथिल प्रोपेनामीन, इस तरह का इसका नाम होगा, है ना। और अपन प्रैक्टिस करते हैं। आपको डाइएथिलेमीन समझ में आ गए, है ना, मतलब प्राथमिक एमीन क्लियर हो गया, द्वितीयक एमीन क्लियर हो गया। अब अपन तृतीयक एमीन की बात करते हैं। तृतीयक एमीन की पहचान है कि इसमें 3 एल्किल मूलक होते हैं और तीनों N से जुड़े हुए रहते हैं। तृतीयक एमीन की प्रैक्टिस हम लोग करके देख लेते हैं। जैसे मान लो मैंने एक सूत्र लिखा N और तीनों तरफ लिख दिया CH3, है ना, तो इसका सामान्य नाम क्या होना चाहिए? क्या होगा? 3 एमीन जुड़े हुए हैं, इसमें 3 मैथिल मूलक जुड़े हुए हैं, तो इसका सामान्य नाम हो जाएगा ट्राई मैथिल एमीन, सामान्य नाम हो जाएगा इसका ट्राई मैथिल एमीन। और IUPAC नाम बनाने में सेम वही तरीका है। क्या तरीका है? कि देखो तीनों मैथिल मूलक सेम है, तो किसी भी एक मैथिल मूलक को तो N के साथ लिखेंगे मेथेनामीन के रूप में, मतलब ये मेथेन है ये एमीन है, तो आखिरी शब्द तो लिख देते हैं अपन मेथेनामीन, ठीक है, ये तो हो गया मेथेनामीन। अब देखिए जरा, ये मैथिल है, ये भी N से जुड़ा है, ये मैथिल है, ये भी N से जुड़ा है, मतलब दोनों मैथिल है और दोनों N से जुड़े हैं, तो 2 बार आपको लिखना पड़ता है N डाई मैथिल, और फिर आगे का पूरा नाम बन जाएगा मेथेनामीन, N डाई मैथिल मेथेनामीन, ऐसा इसका पूरा नाम बनेगा। कम समझ में आया हो तो एक बार और हम लोग देख लेते हैं। जैसे इसी तरह का एक और नाम देती हूँ मैं आपको कि N और 3 स्थान पे जोड़ देते हैं अपन C2H5, है ना। अब क्या करेंगे, इसका नाम कैसे बनेगा? कितने एथिल है यहाँ पे? 3 बार, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ट्राई
एथिल एमीन, ये तो हो गया इनका सामान्य नाम ट्राई एथिल एमीन। पर आईयूपीएसी नाम में क्या करेंगे, आईयूपीएसी नाम में एक एथिल को तो एन के साथ बोलो, एथिल का हो जाएगा एथेन, एमीन का एथेनामीन, ऐसे हो जाएगा। तो आखिरी शब्द तो हम लोग लिख देंगे एथेनामीन, लेकिन आगे ये भी एथिल है, ये भी एथिल है, और दोनों ही एथिल एन से दो अलग अलग बार जुड़े हैं, तो इसको हम लिखेंगे एन एन डाई एथिल एमीन। ठीक है, एन एन डाई एथिल एथेनामीन। अब एक ऐसा सूत्र लेते हैं जिसमें जो एल्किल मूलक जो होते हैं वो थोड़े अलग अलग प्रकार के होते हैं, है ना। जैसे कि ये वाला ले लेते हैं अपन, एक CH3, एक N, एक C2H5 और एक C3H7। तीनों तरफ मैंने अलग अलग क्रियात्मक अलग अलग एल्किल मूलक ले लिए, जिससे कि हमको नाम बनाने में थोड़ा सा आसान लगे। जैसे अभी हम डाई मेथिलेमीन या डाई एथिलेमीन ऐसे शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे, यहाँ पर ना तो डाई आएगा ना ही ट्राई शब्द आएगा, क्योंकि तीनों एल्किल मूलक डिफरेंट टाइप के हैं। तो सामान्य नाम क्या बनेगा, देखो मैथिल की स्पेलिंग M से आती है, प्रोपिल की P से, एथिल की E से, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से इसका सामान्य नाम बनेगा एथिल मैथिल प्रोपिल एमीन। एथिल मैथिल प्रोपिल, एथिल मैथिल प्रोपिल एमीन, ये तो सामान्य नाम हुआ। आईयूपीएसी नाम में मैंने आपको क्या बताया कि तीनों एल्किल मूलक में से जो सबसे अधिक कार्बन होते हैं जिसके पास, वो एमीन के रूप में लिखाता है। जैसे प्रोपेनामीन लिख देंगे हम इसको पीछे, प्रोपेनामीन। ठीक है, ये तो हो गया आपका प्रोपेनामीन। अब बचा क्या, मैथिल भी है और एथिल भी है, तो एथिल को क्या लिखेंगे एन एथिल, और मैथिल को क्या लिखेंगे एन मैथिल, तो इसका नाम हो जाएगा एन एथिल एन मैथिल प्रोपेनामीन, एन एथिल एन मैथिल प्रोपेनामीन, इस तरह से इसका पूरा नाम बनेगा, है ना। तो ये हो गए आपके प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक प्रकार के एमीन। अच्छा, थोड़ा सा एनिलीन या बेंजीन रिंग में भी हम इसको बनाकर देखें। जैसे मान लीजिए कि वो एनिलीन ऐसा होता है, ये बेंजीन रिंग है ना, इसके साथ में NH2 हो, तो आप इसको क्या कहोगे, इसको हम कहेंगे एनिलीन। अब इस एनिलीन में से अगर अपन एक H को कम करें और यहाँ पे लिख दें CH3, तो इसका सामान्य नाम क्या हो जाएगा, ये द्वितीयक वाला एमीन है। जैसे मैथिल एथिल एमीन, एथिल मैथिल एमीन, वैसे इसको अपन क्या कहेंगे, ये तो एनिलीन है, मैथिल मैथिल फेनिल एमीन। हम इसका नाम मैथिल फेनिल एमीन भी लिख सकते थे, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका आईयूपीएसी नाम, ये तो बेंजीनामीन हो जाएगा, ये एनिलीन हो जाएगा, तो इसका नाम होगा एन मैथिल एनिलीन, है ना। या फिर एन मैथिल एनिलीन ना बोलकर इसको बोल सकते हैं एन मैथिल बेंजेनामीन, बेंजेनामीन, ऐसा भी इसका नाम हो सकता है। अच्छा, इसी में अपन तृतीयक वाले को इंक्लूड कर लें तो कैसे, देखिए मान लीजिए कि हमने बेंजीन रिंग बनाई और बेंजीन रिंग में NH2 लिखा था, NH2 के दोनों H को हमने कम कर दिया, दोनों H कम कर दिए और उसके स्थान पे CH3 का होल ट्वाइस लिख दिया। अब ये क्या हो गया, ये तृतीयक एमीन हो गया ना, कि नाइट्रोजन की एक संयोजकता तो बेंजीन रिंग से और दो संयोजकता मैथिल मूलक से जुड़ी है, तो इसका नाम पता है क्या होगा, इसको कहेंगे हम एन एन डाई मैथिल, और फिर आगे या तो एनिलीन शब्द लिख दो, एन एन डाई मैथिल एनिलीन, या एन एन डाई मैथिल बेंजेनामीन, बेंजेनामीन, इस तरह से इसके नामकरण हो जाएंगे। तो ये मैंने आपको जितनी भी सारी बातें बताई हैं ये पूरे चार्ट में, इसमें हमने प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक तीनों प्रकार के एमीन का नामकरण बहुत अच्छी तरह से सीख लिया है ना। बेंजीन रिंग के और भी अगर कोई दूसरे व्युत्पन्न आते हैं तो आपको ये याद रखना है कि इसको एनिलीन ही कहते हैं। और देख लीजिए, जैसे कि बेंजीन रिंग है और यहाँ पे NH2 है, तो हम इसको तो एनिलीन ही कहेंगे, है ना, ये तो एनिलीन ही होगा हमारे लिए। और अगर मान लो यहाँ पे Br जोड़ दिया तो फिर इसका नाम क्या होगा, ये पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो इसका नाम होगा 4 ब्रोमो एनिलीन, 4 ब्रोमो एनिलीन, है ना। या मान लीजिए कि इसको यहाँ पे CH3 लिख देते हैं, अब इसका नाम क्या हो जाएगा, इसको हम कहेंगे 3 मैथिल एनिलीन,
है ना, इसका नाम हो जाएगा 3 मेथिल एनिलीन। यानी कुल मिलाकर हमको एरोमेटिक और एलिफेटिक दोनों प्रकार के एमीन समझ में आ गए। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एमीन की पहचान भी अच्छे से हो गई कि भैया प्राथमिक एमीन कौन होते हैं, RNH2, द्वितीयक एमीन कौन होते हैं, R2NH, और तृतीयक एमीन कौन होते हैं, R3N। ठीक है, तो हमको इनका नामकरण भी समझ में आ गया और इनको किस तरह से लिखते हैं ये भी हमको समझ में आ गया है। अब आपकी किताब के पीछे एक बहुत ही बढ़िया एक्सरसाइज दी है, हम उसको हल करते हैं। तो एमीन समूह के IUPAC नामकरण देखने के पश्चात आपकी किताब में NCERT की जो आपकी बुक है उस किताब के अंदर एक एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 13.1 दिया हुआ है और उसमें कुछ संरचनाएं बताई गई हैं। आपको संरचना को देखकर सिर्फ ये बताना है कि भाई ये प्राथमिक, द्वितीयक या तृतीयक किस एमीन को बिलोंग करता है। तो मैं आपको फिर से एक थोड़ी सी पहचान बता दूं कि जो प्राथमिक एमीन होते हैं उनकी पहचान होती है सिंगल बॉन्ड NH2, द्वितीयक एमीन की पहचान होती है NH और तृतीयक एमीन की पहचान होती है N। और इस बॉन्ड का मतलब है कि 3 अन्य किसी चीजों से जुड़ा हुआ है। हमको यहाँ पे नामकरण नहीं करना है, हमको सिर्फ देखकर बताना है कि प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एमीन कौन सा है। तो पहला वाला सूत्र देखिए, 2 बेंजीन रिंग जिसके ऊपर NH2 जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है? NH2, मतलब फर्स्ट वाला। यानी ये कौन सा एमीन होगा आपका? ये होगा हमारा प्राथमिक एमीन। ठीक है, फिर सेकंड सूत्र की तरफ देखिए आप जरा। इस सेकंड सूत्र में 2 बेंजीन रिंग के साथ में CH3 का होल ट्वाइस है। यानी अगर हम इसको थोड़ा सा और क्लियर करके देखें तो ये ऐसा है, ये CH3 और ये CH3। तो भाई ये N अकेला है ना, जो 3 अन्य किसी न किसी समूह से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब ये कौन सा एमीन है आपका? तृतीयक एमीन। ठीक है, अब इसकी तरफ देख लीजिए, ये डाई एथिल और ये एक और है डाई एथिल और एक प्रोपिल, है ना। तो प्रोपिल एमीन है ये, तो NH2 दिख रहा है, मतलब कि ये प्राथमिक एमीन को बिलोंग करता है। और ये लास्ट वाला, इसमें आपको NH नजर आ रहा है, मतलब ये क्या है? ये है आपका द्वितीयक एमीन। तो हम सूत्र को देखकर पहचान सकते हैं कि वो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक कौन सा एमीन है। इसके बाद में एक्सरसाइज नंबर 13.2 दी हुई है ना, उस क्वेश्चन को भी हम जरूर सॉल्व करेंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 13.2 है कि एक अणु सूत्र है C4H11N, है ना, C4H11N। इस अणु सूत्र से शुरू करके आप कितने समावयवी यौगिक बना सकते हो, इससे कितने संभावित समावयवी सूत्र बन सकते हैं, है ना। तो हमको कोशिश करना है कि इस सूत्र की मदद से हम कितने सारे प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन या तृतीयक एमीन बना सकें। तो हम लोग जब इसको बनाना प्रारंभ करेंगे तो हमारी कोशिश ये होगी कि हम लोग पहले प्राथमिक से शुरू करें। प्राथमिक एमीन 4 कार्बन है ना, तो पहले हम क्या करेंगे, 4 कार्बन को क्रम से लिखेंगे। ब्यूटेन 1 एमीन बनाएंगे, फिर ब्यूटेन 2 एमीन बनाएंगे, फिर ब्यूटेन 3 एमीन तो बन नहीं सकता। तो मतलब हम पहले प्राथमिक एमीन से शुरू करेंगे, फिर हम द्वितीयक पे आएंगे और फिर हम तृतीयक पे आने की कोशिश करेंगे। और IUPAC नाम भी इसका हम साथ ही साथ बनाते जाएंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इसकी, है ना, पहले स्ट्रक्चर की शुरुआत करते हैं। 4 कार्बन है, 1 2 3 4, है ना, और एक पे लिख देती हूं मैं NH2। अब देखो आप इसके संयोजकता भी पूरी कर लो, CH3 CH2 CH2 CH2। देखना जरा गिन के कि आपके कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन बराबर हो रहे। 4 कार्बन है, हाइड्रोजन 3 2 5 2 7 9 और 2 11 और 1 नाइट्रोजन। ठीक है, तो इसका IUPAC नाम और सामान्य नाम हम दोनों ही लिख लेते हैं। इसका सामान्य नाम होगा नॉर्मल ब्यूटिल एमीन, है ना, नॉर्मल ब्यूटिल एमीन। ब्यूटिल इसलिए क्योंकि भाई इसमें 4 कार्बन है, नॉर्मल ब्यूटिल एमीन। तो इसका सामान्य नाम हुआ, इसका जो IUPAC नाम होगा वो क्या होगा? ब्यूटेन 1 एमिनो, है ना, प्रोपेन 1 एमिनो या 1 एमिनो प्रोपेन या ब्यूटेन। इसका IUPAC नाम हो जाएगा ब्यूटेन 1 एमीन, है ना, इसका IUPAC नाम हो जाएगा ब्यूटेन 1 एमीन। तो ये पहला आपका क्लियर हुआ। दूसरे की कोशिश करते हैं अपन। दूसरे वाले में हम क्या करें, 1 2 3 4, इस बार यहाँ NH2 लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वही देखो 3 का हाइड्रोजन, 3 2 5 6 7 8 9 10 11, है ना। तो ये क्या बन गया आपका
वो नॉर्मल ब्यूटिल एमीन था, और अब आप इसको क्या कहोगे, इसको हम कहेंगे आइसो ब्यूटिल एमीन। और आइसो ब्यूटिल एमीन का आईयूपीएसी नाम क्या हो जाएगा, इस बार सेकंड पे एमीन समूह जुड़ा है तो हम इसको कहेंगे ब्यूटेन 2 एमीन, है ना। ये स्थान समावेता दर्शा रहे हैं दोनों आपस में, ब्यूटेन 1 एमीन और ब्यूटेन 2 एमीन, ये आपस में एक दूसरे के लिए स्थान समावयवी कहलाएंगे। और कोशिश करके देखते हैं अपन, तीसरी कोशिश, क्या हम ऐसा कर सकते हैं, 4 कार्बन है ना, 1 2 3, और यहां लिख दें NH2 और यहां लिख दें CH3, क्या हम ऐसा भी कर सकते हैं, CH3 देखो जरा कार्बन की संयोजकता, 3 और 3 6 9 10 11 हो गए 11 कार्बन, है ना। ये भी आइसोब्यूटिल एमीन है, ये भी तृतीयक ब्यूटिल एमीन है, तो आयु सामान्य नाम तो हो जाएगा आइसोब्यूटिल एमीन, लेकिन इसका जो आईयूपीएसी नाम होगा वो कैसे होगा, लंबी श्रृंखला का चयन करो। तो ये देखो, ये सबसे लंबी श्रृंखला है, लंबी श्रृंखला में कितने कार्बन आ रहे हैं, 1 2 3, यानी प्रोपेन, सेकंड पे मेथिल भी है, सेकंड पे एमीन भी है, तो इसका आईयूपीएसी नाम होगा 2 मेथिल प्रोपेन 2 एमीन, 2 मेथिल प्रोपेन 2 एमीन, ठीक है। तो ये तीसरा यौगिक बना। चौथे की भी हम लोग कोशिश करते हैं, सामान्य 4 कार्बन है ना, और हम इसको कैसे बना सकते हैं, 1 2 3 4, और NH कहाँ लिख दूं मैं, मान लो हम यहाँ लिख दें इसको, ठीक है। तो ये भी वही हुआ 1 2 3, है ना, 1 पे एमीन, हाँ ये ऐसे भी बना सकते हैं, CH3 CH CH3 CH2, 1 2 3 4, आइसोब्यूटिल एमीन है ये भी, है ना। और इसका आईयूपीएसी नाम कैसे शुरू करेंगे अपन, 1 2 3 कार्बन, है ना, ये 3 कार्बन हो गए, तो इसका नाम क्या बन जाएगा, 2 मेथिल, ये पहला कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है, तो 2 पे तो मेथिल है, तो इसका आईयूपीएसी नाम बनेगा 2 मेथिल प्रोपेन 1 एमीन, है ना। ये 1 2 3 कार्बन है, देखो मैं इसको थोड़ा और इजी करके समझाती हूँ आपको, अगर कम समझ में आया हो तो, 1 2 3, ये 4, और यहाँ हमने इसके साथ में NH2 लिख दिया, है ना, ऐसा बनाया था मैंने सूत्र। तो इसके हिसाब से क्या नाम बनेगा इसका, है ना, 3 और 3 6 7 8 9 10 11, तो 2, ये लंबी श्रृंखला का चयन किया हमने, है ना, ये आपकी लंबी श्रृंखला हो गई पूरी, ये मुख्य शाखा हो गई, ये पहला कार्बन है और दूसरे कार्बन पे मेथिल है, तो 2 मेथिल प्रोपेन 1 एमीन। तो ये जो 4 सूत्र आपके सामने नजर आ रहे हैं, ये जो चारों सूत्र हैं, ये प्राथमिक एमीन को बिलोंग करते हैं। अब हम और कोशिश करके देखते हैं, अब हम कुछ द्वितीयक एमीन वाले सूत्र बनाकर देखें। 4 तो ये हो गए, पांचवी कोशिश करके देखते हैं, NH को बीच में लिख दें, 2 2 कार्बन आधे आधे कर दें, और 5 और 5 10 और 1 11 हाइड्रोजन हो गए, है ना। तो ये आपको डायएथिलेमीन दिख रहा है, सामान्य नाम क्या हो गया इसका, डायएथिलेमीन। देखिए आपकी किताब में जो प्रश्न दिया है वो ये है कि C4H11N के जितने संभावित आईयूपीएसी संरचनाएं होती हैं वो बनाइए और फिर इनके आईयूपीएसी नाम लिखिए। लेकिन हम आईयूपीएसी के साथ साथ सामान्य नाम की भी कोशिश कर रहे हैं, जितने भी ब्रैकेट में नाम लिखे हुए हैं वो सारे आईयूपीएसी नाम है ना, और ये जो इस तरह से लिखे हैं वो सामान्य नाम है। तो भैया वो डायमेथिलेमीन सामान्य नाम हो गया, आईयूपीएसी नाम तो मैंने आपको भी सिखाया था कैसे बनाते हैं। एक एथिल को एमीन के साथ बोलो एथेनामीन, और पहले वाले एथिल को लिख दो एन एथिल, तो आईयूपीएसी नाम क्या हो जाएगा, एन एथिल एथेनामीन, एन एथिल एथेनामीन, है ना। फिर दूसरा नेक्स्ट बनाते हैं हम, द्वितीयक एमीन तो बनाए पर हम एक बार 3 कार्बन यहां लिख दें और 1 कार्बन यहां लिख दें, यहां CH3 CH2 CH2 CH3, है ना। तो ये सूत्र कैसा लिखा इस बार हमने, एक तरफ मैथिल एक तरफ एथिल और फिर एमीन, है ना। तो सामान्य नाम क्या हो जाता है, एथिल पहले आता है, एथिल एथिल मेथिल एमीन। लेकिन इसी का जब आपको आईयूपीएसी नाम बनाना होता है, सॉरी गलत बोल दिया, एथिल नहीं आएगा, प्रोपिल आएगा पहले, प्रोपिल है ना, 3 कार्बन है, तो पहले मेथिल आता है, मेथिल
प्रोपिल एमीन, मेथिल प्रोपिल एमीन। पर जब इसका आईयूपीएसी नाम बनाते हैं तो ये तो प्रोपेनामीन हो जाएगा, और जो कम वाला है उसको मैं एन मेथिल लिखो, तो आईयूपीएसी नाम होगा एन मेथिल, और 3 कार्बन को कहेंगे हम प्रोपेनामीन, है ना, एन मेथिल प्रोपेनामीन। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। इसके बाद में अगला तृतीयक एमीन बनाने की कोशिश करें हम। तृतीयक एमीन कैसे बनाएंगे? एक एन है ना, और कार्बन कितने 4 हैं, तो एक तरफ 2 ले लो और एक तरफ एक एक ही ले लो, CH3, इसको नीचे ले लेते हैं, CH3 CH2 CH3, कार्बन की संख्या गिन के देखिए, 3 और 3 6, 3 3 9 10 11 हो गए बराबर। तो ये कौन सा है? ये तृतीयक एमीन है, लेकिन ट्राई मेथिल एमीन भी नहीं है, ट्राई एथिल भी नहीं है, तो इसका नाम पता है क्या होगा? सामान्य नाम इसको हम कहेंगे एथिल, एथिल और डाई मेथिल एमीन, ये तो सामान्य नाम है, एथिल डाई मेथिल एमीन। लेकिन जब इसका आईयूपीएसी नाम लिखते हैं तो कैसा होता है? वो तो एथेनामीन हो जाएगा, ये होगा एन एन डाई मेथिल और फिर एथेनामीन, एथेनामीन। ठीक है, एन एन डाइमेथिल एथेनामीन। तो ये 7 जो आपके सामने इतने सारे जो यौगिक हैं, ये सारे समावयवी यौगिक हैं, और ये सभी समावयवी यौगिक जो होते हैं वो कहीं ना कहीं स्थान समावयवता या श्रृंखला समूह समावयवता या क्रियात्मक समूह समावयवता को बता रहे हैं, है ना। अच्छा, ये एक अपन कोशिश द्वितीयक एमीन की और कर सकते हैं। हम इसको ऐसे भी तो बना सकते हैं, देखो n एक बार है ना, तो इधर तो लिख दो CH3, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 2, ऐसे भी तो लिख सकते हैं, है ना, लंबी श्रृंखला का चयन इस तरह से भी कर सकते हैं, CH3N और फिर उसके बाद में 1 2 3, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। तो जैसे ये मेथिल प्रोपिल एमीन है या मेथिल नॉर्मल प्रोपिल एमीन कह सकते हैं, ये बन जाएगा आपका मेथिल और आइसोप्रोपिल एमीन, मेथिल आइसोप्रोपिल एमीन भी हम इसको बोल सकते हैं, है ना। कार्बन की संयोजकता, ये एक हाइड्रोजन कम लगाया था मैंने यहाँ पर क्योंकि ये द्वितीयक एमीन है। अच्छा, अब इसका आईयूपीएसी नाम क्या हो जाएगा? मेथिल आइसोप्रोपिल एमीन तो सामान्य नाम है, एन मेथिल हो गया ये तो, है ना। तो ये तो क्या है? 1 2 3 कार्बन, ठीक है, 3 कार्बन को अपन क्या बोलते हैं? प्रोपेन एमीन, प्रोपेन 2 एमीन है, तो ये तो प्रोपेन 2 एमीन हो गया, तो इसका आईयूपीएसी नाम होगा एन मेथिल और प्रोपेनामीन लिखते हैं ना, तो प्रोपेन 2 एमीन, क्योंकि सेकेंड कार्बन पे एमीन समूह जुड़ा है, एन मेथिल प्रोपेन 2 एमीन, ये इसका आईयूपीएसी नाम होगा। ठीक है, तो ये कुल हमने 8 प्रकार के अलग अलग समावयवी देखे, और प्रत्येक 8 प्रकार के समावयवी के हमने आईयूपीएसी नाम के साथ साथ सामान्य नाम भी बनाना देखे, और साथ ही इसमें एक तीसरा प्रश्न ये पूछा गया है कि विभिन्न युग्मों द्वारा कौन कौन सी समावयवता प्रदर्शित की जा रही है। तो देखो जरा, ये जो पहला और दूसरा युग्म है, इनमें कौन सी समावयवता है? पहले और दूसरे युग्म में कौन सी समावयवता है? श्रृंखला नहीं, स्थान समावयवता, है ना, स्थान समावयवता प्रदर्शित कर रहे हैं ये समावयवता। फिर तीसरा और चौथा जो है वो आपस में श्रृंखला समावयवता बता रहे हैं, एक बार सीधी श्रृंखला है, एक बार लंबी श्रृंखला है ना। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये आपस में श्रृंखला समावयवता का प्रदर्शन भी कर रहे हैं, समावयवता, है ना। इसके बाद में 5वां और छठा, ये 5वां, छठा और 8वां, ये आपस में मध्यावयता प्रदर्शित कर रहे हैं, 5 6 और 8 मध्यावयता को प्रदर्शित कर रहे हैं। तो एक तरह से हमने ये जितने भी 8 सूत्र लिखे हैं ये एग्जाम में पूछे जाते हैं और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगली वीडियो में हम एमीन का विरचन सीखेंगे।